हिंदी साहित्य लेक्चर 116 कुकुरमुत्ता। यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। आंसर में पहला पॉइंट है, कुकुरमुत्ता का प्रतिपाद्य क्या है? यह आलोचकों के बीच संदेह और दुविधा का प्रश्न रहा है। एक वर्ग की मान्यता है कि यह प्रगतिवाद के समर्थन में लिखी गई कविता है, तो दूसरे वर्ग का दावा है कि यह भारतीय अस्मिता के जय घोष की कविता है। दूसरा पॉइंट है, इस विषय में कोई संदेह नहीं कि कुकुरमुत्ता एक व्यंग विद्रूप प्रधान कविता है। इसमें हर प्रकार के अभिजात्य पर व्यंग किया गया है। कुछ उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा पॉइंट है, जो विचारक कुकुरमुत्ता में भारतीय अस्मिता का जय घोष देखते हैं, उनके पास प्रमुखतः 3 तर्क हैं, जिसमें का पॉइंट है, कुकुरमुत्ता वेदांत दर्शन के ब्रह्म का प्रतीक है। जैसे संसार के कण कण में ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हो रही है, वैसे ही कुकुरमुत्ता खुद को सर्वव्याप्त बताता है। उदाहरण है, लगाता हूँ पार मैं ही, डुबाता मसदार मैं ही ... खा पॉइंट है, अमेरिकी इतिहासकार टी.एस. इलियट 1940 के दशक में निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण जैसे सिद्धांतों के कारण विश्वविख्यात थे और हिंदी साहित्य में अज्ञेय व कई अन्य रचनाकार उनके सिद्धांतों का अनुकरण कर रहे थे। निराला टी.एस. इलियट पर व्यंग्य करके पश्चिमीकरण पर आक्रमण करते हैं, जो अपने आप में भारतीय अस्मिता का जय घोष माना जा सकता है। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर ... लिख दिया जहां सारा। गा पॉइंट है, मार्क्सवाद का प्रभाव भी हिंदी साहित्य पर उस समय अत्यधिक था। निराला प्रगतिवादियों पर भी व्यंग करते हैं, जिसकी व्याख्या यह की जा सकती है कि वे इस विचारधारा के विदेशीपन से नाखुश थे। उदाहरण है, ज़्यादा देखने पर आँख दबाकर ... चौथा पॉइंट है, यह निष्कर्ष कि कुकुरमुत्ता भारतीय अस्मिता का जय घोष है, पूर्णतः निरापद मतलब जिसमें कोई संदेह न रहे, पूर्णतः निरापद नहीं है। सच यह है कि वे भारतीय और पश्चिमी हर प्रकार के अभिजात्य पर चोट कर रहे थे, औदात्य की धारणा पर ही गहरा व्यंग कर रहे थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, निराला हंस रहे थे वेदांत पर, समाजवाद पर, कांग्रेसी नेताओं पर, छायावाद पर, अपनी समस्त पुरानी मान्यताओं पर। नाम से ही हास्यास्पद कुकुरमुत्ता को अपना अस्त्र बनाकर उन्होंने उसे ब्रह्म के समान विश्वव्यापी बना दिया। उसके सहारे उन्होंने सबसे बदला लिया, जो अपने को सभ्य, शालीन और सुसंस्कृत समझते थे। कुकुरमुत्ता से ओछे साबित हुए। कुकुरमुत्ता सब पर हंसता है, पर वह स्वयं हास्यास्पद है। निराला उस पर हंसते हैं। कविता के अंत में उसका कलिया कबाब बनाकर उसकी अंत्येष्टि भी कर दी। हीरोइक, उदात्त, सबलाइम, क्या ये सब प्रवंचना नहीं है? दुख से सताए हुए
को इस प्रवंचना से क्या मतलब? हीरोइक, उदात्त, सबलाइम, क्या ये सब प्रवंचना नहीं है? दुख से सताए हुए को इस प्रवंचना से क्या मतलब? अभिजात से मुक्ति वाली भाव पूछें तो यह पंक्ति जरूर लिखना है। अब देखते हैं निराला के प्रगीत। तो इसमें पहला पॉइंट है, प्रगीत छायावाद में पहली बार विकसित हुई नई काव्य विधा है। प्रगीत छायावाद में पहली बार विकसित हुई नई काव्य विधा है, जो भाव तीव्रता में गीत को भी पीछे छोड़ती है और छंद के जड़ बंधनों को असहाय मानती है। अंग्रेजी में जिसे लिरिक कहते हैं, उसे ही हिंदी अनुवाद में प्रगीत कहा जाता है। हिंदी प्रगीत काव्यों में निराला और बच्चन अग्रगण्य हैं। दूसरा पॉइंट है, निराला के गीत विभिन्न विषयों पर केंद्रित हैं। कुछ में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है, कुछ में अपनी कथा कह देने का भाव है, कुछ में तीव्र दुखों की अभिव्यक्ति फूटी है, तो कुछ में प्राकृतिक दृश्यों और परम तत्व के प्रति आकर्षण व विनम्रता का भाव दिखता है। तीसरा पॉइंट है, जूही की कली निराला का सर्वाधिक प्रतिनिधि प्रगीत है। प्रेम के भावों से सरागोर यह प्रगीत उनके लेखन के आरंभिक काल हैं। विजन वन वल्लरी पर ... चौथा पॉइंट है, जिन प्रतीकों में निराला का नैराश्य भाव दिखता है, वे प्रायः मध्यवर्ती और अंतिम दौर में रचे गए हैं। अकेलापन, निरर्थकता बोध और रिक्तता बोध इन प्रगीतों की केंद्रीय प्रवृत्ति है। उदाहरण है, स्नेह निर्झर भर गया है, मैं अकेला आ रहा हूँ ... पांचवा पॉइंट है, सरोज स्मृति काव्य रूप में लंबी कविता है, किंतु भीतरी संरचना पर दृष्टिपात करें तो वस्तुतः यह कुछ प्रगीतों का नैरंतर्य ही है। इसका हर प्रसंग अपने आप में एक प्रगीत है। सभी में संबंध इतना ही है कि वे प्रगीत सरोज के जीवन के दुखों से प्रत्यक्ष और परोक्षता संबंधित हैं। दुख से फटकर निराला कहते हैं, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। और छठा पॉइंट है, सार यह है कि निराला के निरालेपन में प्रमुख भूमिका उनके प्रगीतों की है। एक नए विधा को जन्म देकर एक झटके में उसे इतना परिपक्व बना देना उन्हीं के बस की बात थी। अब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र और भारत भारती बुक ले लें तो उत्तर छायावाद। अब हम देख रहे हैं उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद में दो चीज़ें हैं, एक है हालावाद जिसमें हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है, और दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है, इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, दिनकर का नाम आता है और बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम आता है। हालावाद में हरिवंश राय बच्चन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम आता है। अब हम देखते हैं उर्वशी। उर्वशी जो है वो प्रुरवा यानी काम चेतना युक्त प्रेम है। उर्वशी जो है वो प्रुरवा यानी काम चेतना युक्त प्रेम है। और उर्वशी में एक और नाम आता है विक्रम। प्रुरवा नाम आता है, प्रुरवा का मतलब है काम चेतना युक्त प्रेम है, और विक्रम का मतलब है भाव और काम चेतना, भाव
प्लस काम चेतना जो होगा वो होगा सहेज प्रेम। भाव रहित काम चेतना जो होगा वो पशुता होगी। मजबूरी के साथ काम चेतना जो होगा वो नीचता होती है। अब देखते हैं रस्म रति पर प्रश्न आने पर ये 2-4 पंक्तियां लिख दे। रस्म रति पर प्रश्न आने पर ये 2-4 पंक्तियां लिख दे। जिसमें पहली पंक्ति है, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुज दंड। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। फिर से पढ़ता हूँ पूरा। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। उर्वशी की कुछ पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है, मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है। अगला पॉइंट है, अगली पंक्ति है, कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर, कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर। अगली पंक्ति है, चाहिए देवत्व पर इस आग को घर दूं, चाहिए देवत्व पर इस आग को घर दूं, कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर। अगली पंक्ति है, पढ़ो रक्त की भाषा को विश्वास करो इस लिपि का, यह भाषा यह लिपि मानस को कभी नहीं भाएगी। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र से संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के आधार पर दिनकर के युद्ध दर्शन की व्याख्या, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दिनकर मानववादी कवि हैं, 1.5 स्टार। तीसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में दिनकर का दर्शन किस प्रकार व्यक्त हुआ है, समझाइए, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है, बाहरी ढांचे में पौराणिक रचना होते हुए भी कुरुक्षेत्र भीतर से प्रगतिवादी या मार्क्सवादी मूल्यों की कविता है, स्पष्ट कीजिए, 1.5 स्टार। पांचवा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पूर्व का अनुवाद भर नहीं है, उसमें दिनकर ने खुद कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी प्रस्तुत की हैं, समझाइए, 2 स्टार। छठा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का काव्य रूप परंपरागत प्रबंध काव्यों से अलग है, दिनकर की वैचारिकता ने कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता को चोट पहुंचाई है। इस कथन के आलोक में कुरुक्षेत्र के काव्य रूप का निर्धारण कीजिए, 2 स्टार। 7वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के शिल्प पर नाति लघु निबंध लिखें, 1 स्टार। 8वां प्रश्न है, दिनकर को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है, उनके रचनाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए, 2 स्टार। और 9वां प्रश्न है, दिनकर इतने लोकप्रिय क्यों हैं, समझाइए, 1 स्टार। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 116 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 117 कुरुक्षेत्र का युद्ध दर्शन। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध दर्शन में T.S. इलियट हैं। उन्होंने कहा कि ये द वेस्टलैंड है। T.S. इलियट ने द वेस्टलैंड बताया। हिंदी साहित्य में राम की शक्ति पूजा जो है वो युद्ध माध्यम है, यानी नैतिक युद्ध माध्यम है। कुरुक्षेत्र जो है वो युद्धोत्तर है, यानी युद्ध के उत्तर यानी बाद का है, यानी निराशा या आशा है। अंधा युग जो है ये भी युद्धोत्तर है। और उसके बाद जो संशय की एक रात है ये युद्ध पूर्व नैतिकता है, युद्ध पूर्व नैतिकता ये संशय की एक रात है। नरेश मेहता कहते हैं कि संशय की एक रात जो है ये युद्ध पूर्व नैतिकता है।
तो इन सब की तुलना कर देना है। अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध दर्शन पूछे तो इन सब का तुलना कर देना है। राम की शक्ति पूजा का, कुरुक्षेत्र का, अंधा युग का, संशय की एक रात का। अब हम देखें कुरुक्षेत्र में मानववादी विचार। तो सबसे पहले हम समझते हैं मानववाद यानी ह्यूमनिज्म और मानवतावाद यानी ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या होता है। तो मानववाद का मतलब है जिसमें मानव केंद्रित हो, इहलोकवाद पर केंद्रित हो, और इसके प्रमुख हैं सात्र और मार्क्स। ये दो प्रकार से होता है मानववाद, समाजवादी मानववाद और व्यक्तिवादी मानववाद। समाजवादी मानववाद का मतलब है व्यक्ति विशेष के बजाय समाज को महत्व, और व्यक्तिवादी मानववाद का मतलब है व्यक्ति विशेष को महत्व, यानी सात्र, जॉन लॉक, एक एक व्यक्ति अपने तरीके से लिए। तो व्यक्तिवादी मानववाद का मतलब है व्यक्ति विशेष को महत्व, यानी सात्र और जॉन लॉक को महत्व, एक एक व्यक्ति अपने तरीके से लिए। जिसमें व्यक्तिवाद मानववाद में जैसे एक आ जाएंगे थॉमस हॉब्स। ठीक। मानवतावाद का मतलब है जिसमें मानव और प्राणी मात्र केंद्र में हो। ये जो है ये इहलोकवाद और परलोकवाद पर केंद्रित होता है। इसमें प्रमुख है महात्मा गांधी। ठीक। अब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र का दर्शन। कुरुक्षेत्र के दर्शन में पहला पॉइंट है दिनकर 20वीं सदी के पूर्वार्ध के रचनाकार हैं, जब एक ओर महात्मा गांधी, राधा कृष्णन और विवेकानंद का नव्य वेदांत दर्शन चरम में था, तो दूसरी ओर डार्विन, स्पेंसर, मार्क्स, फ्रायड और रसेल जैसे विचारक भी भारतीय बौद्धिक जगत को प्रभावित कर रहे थे। दिनकर पर मार्क्सवाद का प्रभाव गहरा था और शेष दर्शनों से भी वे सीमित मात्रा में प्रभावित थे। दूसरा पॉइंट है मार्क्सवाद का प्रभाव। पूंजीवादी का विरोध संसाधनों के समान वितरण की कामना। मार्क्सवाद का विरोध क्यों है? पूंजीवादी का विरोध संसाधनों के समान वितरण की कामना। उदाहरण है ना ही किसी को बहुत अधिक हो ... अगला पॉइंट है इसी में मानववाद का प्रभाव। मानववाद के प्रभाव में है परलोकवाद का खंडन, केवल इहलोक में विश्वास, विज्ञान तकनीक का समर्थन, क्योंकि इसी से मानवीय समस्याओं का समाधान संभव है। उदाहरण है सावधान मनुष्य ... अगला है काम चेतना की सरल स्वीकृति, काम चेतना की सहज स्वीकृति, यानी संभावता फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का ये प्रभाव है। उदाहरण है ना था मुझे विश्वास ... अगला पॉइंट है रसेल का प्रभाव। रसेल के प्रभाव में है रसेल 20वीं सदी के ब्रिटिश दार्शनिक हैं जो नास्तिक और व्यक्तिवादी थे। उनका दावा था कि विज्ञान अपने आप में न नैतिक है न अनैतिक बल्कि तटस्थ है। उसकी नैतिकता का फैसला मनुष्य के विवेक से होता है कि वह उसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग। अब देखते हैं गांधीवादी का सीमित विरोध। प्रतीकों के माध्यम से गांधी की अहिंसा पर चोट की गई। कुछ प्रसंगों में युधिष्ठिर गांधी के प्रतीक दिखते हैं जो हिंसा को लेकर अपराध बोध से भरे हैं। उदाहरण है छीनता है ... तेरी तरफ जो हाथ। अगला पॉइंट है गीता का सीमित प्रभाव। गीता का सीमित प्रभाव में पहला पॉइंट है निष्काम कर्म का समर्थन इस भाव से है कि व्यक्ति को सामाजिक कार्य करते समय अपना फायदा और नुकसान नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण है बुला रहा निष्काम कर्म वह बुला रही है गीता, बुला रहा निष्काम कर्म वह बुला रही है गीता। दूसरा पॉइंट है तिलक ने गीता रहस्य में लिखा था कि दुष्टों के साथ अहिंसा परमो धर्म की नीति नहीं। तिलक ने गीता रहस्य में लिखा था कि दुष्टों के साथ अहिंसा परमो धर्मा की नीति नहीं बल्कि
सठे साठ्यम समाचरेत की नीति रखनी चाहिए। दिनकर ने भी लिखा है कि युद्ध के लिए असली जिम्मेदार वही है जो अपनी अनैतिक कृत्यों से युद्ध आमंत्रित करता है। उदाहरण है, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं ... अब एक और प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में मार्क्सवादी दर्शन की उपस्थिति। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, दिनकर पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव है। हालांकि वे प्रगतिवादी आंदोलन से विधिवत नहीं जुड़े रहे हैं, उन पर कई अन्य दर्शनों का भी प्रभाव है, किंतु यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मूल चेतना मार्क्सवादी मूल्यों से निर्मित हुई है। दूसरा पॉइंट है प्रमुख बिंदु, और प्रमुख बिंदु में पहला पॉइंट है संसाधनों के समान वितरण पर बल, जिसमें उदाहरण है नहीं किसी को बहुत ... और अगला उदाहरण है जब तक मनुज ... दूसरा पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था में दिखने वाली शांति का विरोध। उदाहरण है हिलो डुलो मत ... तीसरा पॉइंट है अध्यात्मवाद तथा भाग्यवाद का विरोध। उदाहरण है ऊपर सब कुछ ... चौथा पॉइंट है हिंसा का सैद्धांतिक समर्थन और गांधीवादी अहिंसा का विरोध। उदाहरण है छिनता है वह स्वत्व कोई ... और पांचवा है विज्ञान का समर्थन, जिसमें उदाहरण है इस मनुज के हाथ से ... और छठा पॉइंट है वर्ग संघर्ष में जो व्यक्ति तटस्थ है, दिनकर उनका विरोध करते हैं, क्योंकि तटस्थ होना शोषक वर्ग के साथ होना ही है। मार्क्सवाद बीच के रास्तों में विश्वास नहीं करता है, और यही भाव दिनकर का भी है। उदाहरण है समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी उनका भी अपराध। तो ये जो पंक्ति है ये कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि समरशेष कविता से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कुरुक्षेत्र में मौलिकता के उत्तर में पहला पॉइंट है कोई भी आधुनिक रचनाकार पौराणिक या मिथकीय प्रसंगों का सहारा इसलिए नहीं लेता कि उसकी रुचि पौराणिक आख्यान का पुनर्कथन करने की है। उसकी रुचि अपने समय के समस्या को ही सार्वकालिक बनाने में होती है। ऐसा करने के लिए जरूरी होता है कि वह पौराणिक आख्यान में अपनी कल्पनाशीलता से कुछ जोड़े और कुछ छोड़े। इस मौलिकता में ही रचनाकार का प्रतिपाद्य छिपा रहता है। दूसरा पॉइंट है दिनकर ने कुरुक्षेत्र के निवेदन में लिखा है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरणों पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट है कुरुक्षेत्र में मूल समस्या वही ली गई है जो महाभारत के शांति पर्व में दिखती है। शांति पर्व में अपराध बोध से भरे हुए युधिष्ठिर के मन में जो शंकाएं हैं दिनकर ने उन्हें ही उठाया है, किंतु उसमें कई मौलिक रंग भर दिए हैं जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है अध्यात्मवाद का खंडन। उदाहरण है ऊपर सब कुछ ... दूसरा पॉइंट है समाजवादी विचारधारा का प्रक्षेपण। उदाहरण है नहीं किसी को बहुत अधिक ... तीसरा पॉइंट है विज्ञान संबंधी विचारधारा, जिसमें उदाहरण है सावधान मनुष्य।
यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। चौथा पॉइंट आ जाता है मेन पॉइंट में। चौथा पॉइंट है भीष्म पितामह को मानसिक स्तर पर प्रेम एवं सहज जीवन सुखों का आकांक्षी दिखाया गया है। भीष्म पितामह को मानसिक स्तर पर प्रेम एवं सहज जीवन सुखों का आकांक्षी दिखाया गया है। यह बात मनोविज्ञान सम्मत भले हो, महाभारत की दृष्टि से मौलिक है। उदाहरण है न था मुझे विश्वास कर्म ... और पांचवा पॉइंट है कुरुक्षेत्र के अंत में जो आशावाद दिखता है वह शांति पर्व में उतना स्पष्ट नहीं है। उदाहरण है आशा का दीपक जलाए चलो धर्मराज एक दिन ... अब देखते हैं दिनकर राष्ट्रकवि क्यों। तो दिनकर राष्ट्रकवि क्यों के उत्तर में पहला पॉइंट है राष्ट्रकवि औपचारिक उपाधि या पदवी नहीं है, बल्कि समाज द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है ... ये हमें मैथिली जी में देखना है, मैथिली जी से देख लें। दूसरा है कसौटियाँ। तो कसौटियों में पहला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। दिनकर पराधीनता के दौर के कवि थे। राष्ट्रीय आंदोलन में जनता का आह्वान करते हुए कई कविताएं लिखी। जैसे उदाहरण है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्र के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, जिसमें का पॉइंट है गरीबों वंचितों स्त्रियों सभी के प्रति दिनकर के मन में समानता और समावेशन का भाव है। उदाहरण है जाति जाति रटते जिनकी पूजा केवल पाखंड ... खा पॉइंट है गरीबों और वंचितों के पक्ष में, गरीबों और वंचितों के पक्ष में। उदाहरण है जब तक मनुज ... और एक उदाहरण है नहीं किसी को अधिक ... गा पॉइंट है स्त्रियों को सामान्य व्यक्ति का दर्जा देते हैं, देवी या दासी का नहीं। तीसरा पॉइंट है सहज भाषा और वक्तृत्व कला, सहज भाषा और वक्तृत्व कला जो सीधे पाठक तक पहुंचती है और उसे प्रभावित करती है। उदाहरण है सावधान मनुष्य ... चौथा पॉइंट है उद्बोधन कला में अद्वितीय है, उद्बोधन कला में अद्वितीय है, विशेषतः ओज गुण के कारण। उदाहरण है छीनता है कोई स्वत्व तो ... अब हम देखें दिनकर इतने लोकप्रिय क्यों है। तो इसमें है कबीर और तुलसी का प्रश्न देख लें तथा दिनकर के राष्ट्रीय कवि वाले प्रश्न से लिखें। ठीक, अब देखते हैं कुरुक्षेत्र का शिल्प। तो कुरुक्षेत्र के शिल्प में पहला पॉइंट है काव्य रूप। काव्य रूप में तीन चीज़ें देखनी है। एक तो इसमें विवाद क्यों है काव्य रूप को लेकर, दूसरा देखेंगे काव्य रूप प्रबंध है या मुक्तक है, और तीसरा देखेंगे प्रबंध है तो क्या है। विवाद में है कि एकार्थ काव्य या खंड काव्य है, इसको लेकर एकार्थ काव्य या खंड काव्य को लेकर। प्रगतिवादी महाकाव्य है, इसको लेकर प्रगतिवादी महाकाव्य है, इसको लेकर। और चिंतन प्रधान लंबी कविता है जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, इसको लेकर विवाद है।
तीन चीज़ों को लेकर विवाद है, एकार्थ काव्य या खंड काव्य, दूसरा है प्रगतिवादी का महाकाव्य, और तीसरा है चिंतन प्रधान लंबी कविता, जो कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों को लेकर विवाद है। काव्य रूप में दूसरा पॉइंट है प्रबंध या मुक्तक। कौन सा काव्य रूप है? तो प्रबंध है, क्योंकि आकार में बड़ा है और विभिन्न सर्गों में आपस में संबंध है, इसलिए प्रबंध काव्य है। तीसरा है प्रबंध है, तो क्या है? प्रबंध है, प्रबंध में भी महाकाव्य है। और अन्य विकल्प क्या हो सकता है? प्रबंध में महाकाव्य है कि अन्य विकल्प में क्या है? तो प्रबंध में है क्या? सर्गों में आपस, मतलब प्रबंध क्यों है? क्योंकि सर्गों में आपस में संबंध है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कथा क्या है ये नहीं पता, चरित्र कौन है ये नहीं पता, घटनाएं क्या हैं ये भी नहीं पता। यानी कथा, चरित्र और घटनाओं में परंपरागत प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक। अब एक शब्द है भावबंध। भावबंध का मतलब है जब प्रबंध या कविता भाव से बधी हो तो उसे भावबंध कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है कामायनी, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। एक होता है कथाबंध। कथाबंध का मतलब है पूरी कविता कथा से बधी हो। जब पूरी कविता कथा से बधी हो तो वो कथाबंध होता है, जिसमें उदाहरण है पृथ्वीराज रासो और राम की शक्ति पूजा। एक है विचारबंध। विचारबंध का मतलब है जिसमें केंद्रीय तत्व के रूप में विचार है। जिसमें केंद्रीय तत्व के रूप में विचार है वो विचारबंध होता है। जैसे उदाहरण है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र विचार या चिंतन प्रधान लंबी कविता मानते हैं। कुरुक्षेत्र को विचार या चिंतन प्रधान लंबी कविता मानते हैं। कुरुक्षेत्र के शिल्प में दूसरा पॉइंट है भाषा का। तो भाषा इसमें खड़ी बोली है, प्रसाद गुण से भरी भाषा है, यानी एकदम पारदर्शी अभिव्यक्ति हुई है, एकदम पारदर्शी अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा इसमें है ओज गुण का अतिरेक है। ओज गुण के अतिरेक में है हुंकार जैसी कविताओं में चरम स्तर पर है। ओज गुण का अतिरेक हुंकार जैसी कविताओं में चरम स्तर पर है, इसमें भी है ओज गुण का अतिरेक। उदाहरण है दीनता है स्वत्व ... भाषा में चौथा पॉइंट है तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग, किंतु ऐसा नहीं कि कविता बोधगम्य न रहे। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग, किंतु ऐसा नहीं कि कविता बोधगम्य न रहे। उदाहरण है रुग्ण होना चाहता कोई नहीं ... तीसरा पॉइंट है शिल्प में प्रतीक योजना। प्रतीक योजना में पॉइंट है कुरुक्षेत्र पूर्णतः प्रतीकात्मक रचना है। लेखक ने भूमिका में स्वयं स्वीकारा है कि युधिष्ठिर और भीष्म के बिना भी वह यह कविता लिख सकता था। अगला पॉइंट है प्रतीक योजना में कुरुक्षेत्र नाम अपने आप में प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म अधर्म का संघर्ष का प्रतीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतीक है। और अगला पॉइंट है युधिष्ठिर और भीष्म भी बहुअर्थीय प्रतीक हैं। युधिष्ठिर और भीष्म भी बहुअर्थीय प्रतीक हैं, जिसमें युधिष्ठिर पराजित और अपराध बोध से भरा मन है। युधिष्ठिर प्रतीक हैं किसके? पराजित और अपराध बोध से भरे मन का और गांधीवादी अहिंसा का। जबकि भीष्म जो प्रतीक हैं वो व्यवहारिक मन का प्रतीक हैं और समाजवादी विचारधारा जो हिंसा को अनुचित नहीं मानती बशर्ते वह न्याय के पक्ष में हो, इसके प्रतीक हैं। चौथा पॉइंट है शिल्प में अप्रस्तुत या अलंकार योजना। तो इसमें पहला पॉइंट है दिनकर अलंकारों का प्रयोग करते हैं, किंतु चमक दमक के लिए नहीं। उनका कथन है अलंकार शब्द से वैसे तो अनावश्यक बनाव श्रृंगार की भी ध्वनि निकलती है, किंतु कविता में अलंकारों के प्रयोग का वास्तविक उद्देश्य अतिरंजना नहीं, वस्तुओं का अधिक से अधिक सुनिश्चित वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट है
उपमा, रूपक और अन्योक्ति जैसे अलंकारों का विशेष प्रयोग। अन्योक्ति का उदाहरण है रुग्ण होना चाहता डॉट डॉट डॉट। 5वां पॉइंट है शिल्प में बिंब। बिंब में है मुख्यतः विराट और कठोर बिंब, क्योंकि दिनकर ओज गुण के कवि हैं। उदाहरण है छीनता हो सत्व डॉट डॉट डॉट, और एक उदाहरण है सदियों की बुझी राख डॉट डॉट डॉट। 6ठा है शिल्प में लय योजना। लय योजना में है छंदों को लेकर अत्यधिक प्रयोगशील थे। ओम प्रकाश अत्यधिक प्रयोगशील थे, मंचीय कवि थे, अतः प्रभाव पैदा करने के लिए श्रव्य प्रभाव पर ध्यान देना जरूरी था। ओज गुण को पैदा करने के लिए उन्होंने लय का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और प्रायः सवैया जैसे छंदों के लय को आधार बनाया है। डॉट 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 जब शत्रु ललकारता, ठीक, एक और उदाहरण चुराता न्याय डॉट डॉट डॉट। मंचीय कवि में कौन कौन आते हैं? तो ओम प्रकाश आदित्य आते हैं, गोपाल दास नीरज आते हैं, कुमार विश्वास आते हैं, संतोषानंद आते हैं। ओम प्रकाश आदित्य, गोपाल दास नीरज, कुमार विश्वास, संतोषानंद आते हैं। अब देखते हैं यूपीएससी में प्रश्न पत्र नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर का पहला पॉइंट है भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न काव्य प्रयोजनों में शिवेत्तर क्षते शामिल है। रूढ़िगत अर्थ में इसका तात्पर्य है रोग का विनाश। संभवतः प्राचीन काल में कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अच्छे काव्य की रचना से रोग नष्ट होते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में यह अर्थ प्रासंगिक नहीं है, किंतु शिवेत्तर की क्षति अर्थात अशुभ की क्षति के संदर्भ में यह प्रयोजन महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है कुरुक्षेत्र का सार यह है कि अशुभ से युद्ध लड़ना शुभ है। युद्ध अपने आप में अनिवार्यता बुरा नहीं होता, यह तृप्ति औषधि है। अगर मन मौलिक होने पर तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, वो यह है कि यदि शिवेत्तर क्षते के रूढ़िगत अर्थ का किंचित विस्तार करें तो यह कहा जा सकता है कि यह रचना मन में उठने वाली औषधिकारी भावों जैसे अपराध बोध, रानी बोध, निरर्थकता बोध आदि का शमन करती है और मानसिक रोगों का विनाश करके व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 117 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 118 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के उत्तर में पहला पॉइंट है कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है, किंतु वह परंपरागत प्रबंध काव्यों से भिन्न है। रचना के निवेदन में स्वयं दिनकर ने इस बात का विस्तृत संकेत दिया है। दूसरा पॉइंट है पारंपरिक प्रबंध काव्यों में प्रबंधात्मक ढांचा जिन तथ्यों पर टिका होता है वे हैं। पहला पॉइंट है सुनिश्चित कथा, दूसरा पॉइंट है घटनाएं और वर्णन, तीसरा पॉइंट है चरित्र योजना अर्थात चरित्रों का विकास। कुकुरमुत्ता में इनमें से कोई भी तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तीसरा पॉइंट है दिनकर ने कहा है कुरुक्षेत्र की प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। यही कारण है डॉक्टर नगेंद्र ने कुरुक्षेत्र को विचार प्रधान लंबी कविता कहा है और इसे कामायनी जैसे भाव बंध काव्यों से अलग विचार बंध माना है
और इसे कामायनी जैसे भावबंध काव्यों से अलग विचारबंध माना है। चौथा पॉइंट है, यह बात सही है कि वैचारिक द्वंद्व के कारण कुकुरमुत्ता की प्रबंधात्मकता प्रभावित हुई है। यह बात सही है कि वैचारिक द्वंद्व के कारण कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता प्रभावित हुई है। स्वयं दिनकर को भी इस बात का अनुमान था, इसलिए उन्होंने निवेदन में लिखा, दरअसल इस पुस्तक में प्रायः सोचता ही रहा हूँ। भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। इस वैचारिक उद्विग्नता के कारण कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, जिसमें का पॉइंट है, कथा, घटनाएं और वर्णन लगभग शून्य हो गए। इसलिए घटना व्यापार का वह घनत्व तो नहीं बन पाया जो पृथ्वीराज रासो या पद्मावत जैसे प्रबंधों में दिखता है। खा पॉइंट है, चरित्र दो ही हैं और वे भी सिर्फ विचार कर रहे हैं, इसलिए वैसी चरित्र योजना नहीं बनी जैसी मानस जैसे महाकाव्यों में है। और गा पॉइंट है, पूरा छठा सर्ग विचार प्रधानता के कारण छेपक बन गया है, जिसके संबंध में स्वयं दिनकर ने लिखा, पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही छेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकती है। प्रथम सर्ग, पंचम सर्ग और सप्तम सर्ग का अधिकांश अंश भी ऐसी ही छेपक है। अब देखते हैं यूपीएससी में प्रश्न पत्र नंबर 1 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथिली शरणगुप्त और दिनकर की तुलना सांस्कृतिकता तथा राष्ट्रीयता के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं आंसर में समानता। समानता में गुप्त जी और दिनकर जी दोनों सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। गुप्त जी की सांस्कृतिक दृष्टि भारत भारती में दिखती है, तो दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय में। साथ ही दोनों कवि राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हुए। दोनों ने उद्बोधन के काव्य लिखे और दोनों ही राष्ट्र कवि कहलाए। दोनों ने सहेज खड़ी बोली का इस्तेमाल करके देश के कोने कोने तक पहुँचने में आहर्ता अर्जित की और एक नवीन संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाई। दोनों कवियों की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना में अद्भुत समानताएं हैं। जैसे का पॉइंट है, दोनों ने भारतीय परंपरा के उन विस्मित पात्रों को सम्मान दिया जिनके साथ हमारी संस्कृति न्याय नहीं कर सकी। जैसे गुप्त जी ने उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया को सम्मान दिया, तो दिनकर ने रश्मरथी में कर्ण को महत्व दिया। है सखी वो मुझसे कह के जाते ... और अगला उदाहरण है, जाति जाति रटते ... खा पॉइंट है, दोनों ने आधुनिक विज्ञान तकनीक को राष्ट्रीय विकास का मुख्य माध्यम माना है। दोनों ने आधुनिक विज्ञान तकनीक को राष्ट्रीय विकास का मुख्य माध्यम माना है, जिसमें गुप्त जी का उदाहरण है, साहब हमें यूरोपीय ... और अगला उदाहरण है, कारखाने खोल दो ... मेड इन के बाद अब इंडिया हो। मेड इन के बाद अब इंडिया हो। दिनकर का उदाहरण है, सावधान मनुष्य ... इन समानताओं के बावजूद महत्वपूर्ण अंतर भी विद्यमान है। जैसे का पॉइंट है, गुप्त जी मुख्यतः नव्य वेदांत, वैष्णव वेदांत की विचारधाराओं से प्रभावित हैं, इसलिए उनमें आध्यात्मिकता के प्रति
आसक्ति का भाव दिखता है। इसके विपरीत दिनकर पर मूल प्रभाव मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का है, इसलिए उनमें आध्यात्मिकता के प्रति विरक्ति का भाव दिखता है। गुप्त जी का उदाहरण है, राम तुम्हें यह देश न भूले। और अगला उदाहरण है, धाम धरा धन जाय भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। और दिनकर का उदाहरण है, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है ... खा पॉइंट है, गुप्त जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक हैं और उनकी सांस्कृतिक चेतना में हिंदू आर्य और पुरुष केंद्र में है। भारत भारती का मूल्यांकन करते हुए लगभग सभी समीक्षकों ने उनकी दृष्टिकोण की इन सीमाओं पर प्रकाश डाला है। इसके विपरीत दिनकर का राष्ट्रवाद प्रगतिवाद के मूल्यों से युक्त है, जो प्रत्येक वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना चाहता है। अब हम देखते हैं एक नया युग, जिस युग का नाम है प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद। प्रगतिवाद जो है वो 1936 से 1943 तक माना जाता है। 1944 से 1951 तक प्रयोगवाद माना जाता है। 1951 से 1960 तक नई कविता माना जाता है। 1960 से आज तक समकालीन कविता माना जाता है और समकालीन कविता को भी नवगीत, जनवादी कविता आदि कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो हम देखें प्रगतिवाद से संभावित प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद की साहित्यिक विशेषताओं पर विचार करें, 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिवाद का साहित्यिक संबंधित दृष्टिकोण, 1 स्टार। अथवा प्रगतिवादी समीक्षा का सैद्धांतिक पक्ष, 4 स्टार। तीसरा प्रश्न है, प्रगतिवाद और चेतना, 4 स्टार। चौथा प्रश्न है, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में अंतर, 2 स्टार। 5वां प्रश्न है, छायावाद और प्रगतिवाद का संबंध, 1 स्टार। अब हम देखें प्रयोगवाद से संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार, 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर, 1.5 स्टार। तीसरा प्रश्न है, प्रयोगशील और प्रयोगवाद में अंतर, 1 स्टार। चौथा प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रेरणा स्रोत, ½ स्टार। 5वां प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य आज के जीवन का सत्य है, 1/3 स्टार। छठा प्रश्न है, प्रपदवाद अथवा नकेनवाद, 1/6 स्टार। 7वां प्रश्न है, तार सप्तक, 1.5 स्टार। अब हम देखें नई कविता से संभावित प्रश्न। तो नई कविता से संभावित प्रश्न में पहला प्रश्न है, नई कविता की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर विचार, 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, नई कविता और प्रयोगवाद में संबंध, 1 स्टार। तीसरा प्रश्न है, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का संश्लेषण है, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का संश्लेषण है, 1.5 स्टार। चौथा प्रश्न है, नई कविता और लघु मानववाद, 1 स्टार। 5वां प्रश्न है, नई कविता में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग, 1 स्टार। 6वां प्रश्न है, नई कविता और अकविता में विसंगति बोध यानी एब्सर्ड, 1 स्टार। 7वां प्रश्न है, नई कविता के नामकरण का औचित्य, नई कविता के नामकरण का औचित्य, 1 स्टार। 8वां प्रश्न है, नई कविता आधुनिक भावबोध की कविता, 2 स्टार। अब हम देखें समकालीन कविता से संभावित प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, नई कविता के बाद की हिंदी कविता की विकास यात्रा पर विचार करें, नई कविता के बाद की हिंदी कविता की विकास यात्रा पर विचार करें, 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, अकविता, 1 स्टार। तीसरा प्रश्न है, जनवादी कविता और उसका महत्व, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है, हिंदी की प्रगतिवादी धारा
कभी समाप्त नहीं हुई, वह आगे के सभी युगों में रूप बदलकर प्रवाहित होती रही। स्पष्ट कीजिए, 1 स्टार। 5वां प्रश्न है नवगीत आंदोलन, 1 स्टार। 6ठा प्रश्न है टार सप्तक व अन्य सप्तक, 1 स्टार। 7वां प्रश्न है हिंदी की मंचीय कविता, 1 स्टार। 8वां प्रश्न है पिछले 1 दशक के हिंदी कविता की प्रवृत्तियों पर विचार, 1 स्टार। 9वां प्रश्न है मुक्तिबोध और उनका साहित्य, 2 स्टार। 10वां प्रश्न है अज्ञेय और उनका साहित्य, 2 स्टार। और 11वां प्रश्न है नागार्जुन और उनका साहित्य, 2 स्टार। अब हम शुरू करते हैं प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद जो है उसे मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। छायावाद जो है, छायावाद वो प्रगतिवाद में रूपांतरण हो गया, ऐसा माना जाता है। छायावाद प्रगतिवाद में रूपांतरण हो गया, जिसमें पंत जो है, पंत का है युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। प्रसाद की रचना का नाम है, प्रसाद ने कहा वर्गों की विषमता का प्रयोग करते हैं, प्रसाद वर्गों की विषमता का प्रयोग करते हैं। और अगला नाम है निराला का, ठीक। तो प्रगतिवाद में रूपांतरण के बाद पंत, प्रसाद, निराला का नाम है। उस समय का इतिहास, अगर बात करें उस समय का इतिहास क्या था, तो स्वाधीनता संग्राम जो है वो 1917 की क्रांति, 1917 की क्रांति या लेनिन का सलाहकार, मतलब उस समय 1917 की क्रांति हुई या लेनिन का सलाहकार जो है एम.एन. रॉय, वो भारत आया था। समाजवादी विचारधारा उभरी थी, समाजवादी विचारधारा उभरी उस समय। 1928 से 1931 भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हुए थे। अब देखिए प्रगतिवाद को 1936 से ही क्यों मानते हैं। तो प्रगतिवाद को 1936 से ही क्यों मानते हैं, इसको लेकर एक घटना है जो कि पेरिस में हुआ था, 1935 में हुआ था। 1935 में एक आंदोलन था प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन यानी PWA। तो 1935 में PWA का गठन हुआ, जिसे E.M. फोस्टर ने बनाया, जिसे E.M. फोस्टर ने बनाया। फिर 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना, यानी प्रलेस। तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना, जिसे शॉर्टकट में प्रलेस कहते हैं। इसको बनाने वाले मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर थे। प्रगतिशील लेखक संघ को बनाने वाले मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर थे। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे। प्रगतिशील, अब हम देखें प्रगतिशील प्रगतिवाद में संबंध। तो नामवर सिंह कहते हैं कि प्रगतिशील और प्रगतिवाद बराबर ही है, और सामान्यतः लोग कहते हैं कि प्रगतिशील जो है उसी के अंदर प्रगतिवाद होता है, और जबकि कुछ लोग मानते हैं कि प्रगतिशील अलग है और उसके अंदर में कुछ भाग प्रगतिवादी का है और कुछ भाग प्रगतिवादी एकदम अलग है। अब हम देखें प्रगतिशील आलोचना का साहित्यिक पक्ष। तो इसमें सैद्धांतिक पक्ष है और व्यवहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक में है कि प्रतिमान का निर्माण हुआ, और व्यवहारिक में है प्रतिमानों के आधार पर मूल्यांकन, ठीक। तो प्रगतिशील आलोचना का साहित्यिक पक्ष में सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में होता है प्रतिमान का निर्माण, और व्यवहारिक पक्ष में होता है प्रतिमानों के आधार पर मूल्यांकन। तो इस प्रकार यहीं पे हिंदी साहित्य का लेक्चर नंबर 118 यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 119, प्रगतिवाद और चेतना। प्रगतिवाद और चेतना में है ये मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जो है वो भौतिकवादी है, मार्क्सवाद भौतिकवादी है। भौतिकवादी में केंद्र में जड़ हो, भौतिकवादी में केंद्र में जड़ होता है। प्रगतिवादी और चेतना में पहला पॉइंट है चेतना जड़ शरीर का एक गुण मात्र है, जैसे कि चार्वाक मानते हैं।
और दूसरा पॉइंट है हमारी चेतना हमारी भौतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर होती है। हमारी चेतना हमारी भौतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर होती है। अब हम देखते हैं प्रगतिवाद की उपलब्धियां। तो प्रगतिवाद की उपलब्धियों में पहला पॉइंट है छायावाद के अभिजात्यवाद के विपरीत साहित्य को आम जन से जोड़ा। छायावाद के अभिजात्यवाद के विपरीत साहित्य को आम जन से जोड़ा। उदाहरण है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा ... दूसरा पॉइंट है यह साहित्य सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, सिर्फ स्वांतः सुखाय नहीं है। उदाहरण है सदियों की बुझी राख सुगबुगा उठी ... तीसरा पॉइंट है शिल्प के सभी स्तरों पर शास्त्रवाद का विरोध और सहजता का समर्थन। उदाहरण है स्वच्छंदतावाद वाली भावनात्मक सहजता नहीं बल्कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी सहजता। स्वच्छंदतावाद वाली भावनात्मक सहजता नहीं बल्कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी सहजता। चौथा पॉइंट है प्रेम का ऐसा गृहस्थिक और सहज रूप जिसमें पुरुष और स्त्री बराबर दिखाई पड़ते हैं। प्रेम का ऐसा गृहस्थिक और सहज रूप जिसमें पुरुष और स्त्री बराबर दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण है मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। पांचवा पॉइंट है प्रकृति के ग्राम्य रूप को साहित्य में लाने का सफल उद्यम। प्रकृति के ग्राम्य रूप को साहित्य में लाने का सफल उद्यम। इसकी सीमाएं हैं। सीमाएं में पहला है विदेशी विचारधारा का प्रभाव, जिसमें है प्रायः आरोप लगता है कि भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ आंदोलन है। प्रायः आरोप लगता है कि भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ आंदोलन है। उदाहरण है लाल रूस ... कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है सामान्यतः ये कवि अपने समाज से जुड़े हुए हैं। उदाहरण है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा ... दूसरा पॉइंट है विचारधारा की यांत्रिकता। आक्षेप है कि ये कवि स्वतंत्र अनुभूतियों पर ध्यान नहीं देते, जीवन के हर पक्ष को विचारधारा के नियमों से ही पकड़ना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है आवश्यकता से अधिक आक्रामकता। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वर्ग संघर्ष की आक्रामकता अनावश्यक रूप से थोपी गई है। उदाहरण है अबे सुनबे गुलाब ... उसके बाद एक और उदाहरण है क्रॉस रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। उसी में है अबे सुनबे गुलाब क्रॉस रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। अब हम देखते हैं प्रगतिवाद 1936 से 1943 इतना कम समय क्यों? प्रगतिवाद इतना कम समय क्यों? कि प्रगतिवाद के बाद है प्रयोगवाद, फिर है नई कविता, फिर है आ कविता, फिर है जनवादी कविताएं, फिर है समकालीन कविताएं। नई कविता में दो प्रकार हैं, एक समाजवादी धारा है, एक व्यक्तिवादी धारा है। समाजवादी धारा में मुक्तिबोध का नाम आता है और व्यक्तिवादी धारा में अज्ञेय का नाम आता है। तो प्रगतिवादी इतना कम समय क्यों? इसमें है प्रगतिवाद समाप्त नहीं हुआ, इसके अंश प्रयोगवाद तथा आगे समकालीन कविताओं में दिखाई पड़ती है। जनवादी कविताएं तो प्रगतिवाद का ही एक प्रमुख भाग प्रतीत होता है। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 से 1951 तक है। प्रयोगवाद में पॉइंट है प्रयोगवाद तथा नई कविताओं की शुरुआत अज्ञेय ने किया। अज्ञेय पर प्रभाव, अज्ञेय पर प्रभाव की बात करें तो अज्ञेय पर टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस जिन्होंने सुखवादी दर्शन दिया, और फ्रायड इनका प्रभाव है। तो अज्ञेय पर टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस और फ्रायड का प्रभाव है। किसी एक ही विचारधारा से प्रभावित होने से बचे,
ये किसी एक विचारधारा से प्रभावित होने से बचे हैं। आगे प्रयोग करेंगे, जीवन का सत्य खोजेंगे। आगे प्रयोग करेंगे, जीवन का सत्य खोजेंगे। और शिल्प की खोज प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। शिल्प की खोज में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। 7 कवि याद करने की ट्रिक, राम अग्नि प्रभा की। ठीक है, तो आगे प्रयोग करेंगे, जीवन का सत्य खोजेंगे और शिल्प की खोज करेंगे। आगे ने तार सप्तक लिखा, जो कि जिसमें 7 कवि शामिल हैं, जिसमें है रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। ट्रिक है राम अग्नि प्रभा की। रा से रामविलास शर्मा, मु से मुक्तिबोध, आ से अज्ञे, गी से गिरजा कुमार माथुर, ने से नेमीचंद्र जैन, प्रभा से प्रभाकर माचवे और की से भारत भूषण अग्रवाल। अब देखें मार्टिन हाइडेगर। तो मार्टिन हाइडेगर ने नथिंगनेस यानी शून्यता का सिद्धांत दिया। अगर हम तुलना करें छायावाद की विषय वस्तु, मतलब अगर हम तुलना करें विषय वस्तु और तेवर या नज़रिया का, तो छायावाद की विषय वस्तु रोमानियत से युक्त है। और इसके अगर तेवर या नज़रिया की बात करें तो ये रोमानियत से युक्त तेवर या नज़रिया है। छायावाद की अगर हम प्रगतिवाद की अगर हम विषय वस्तु में बात करें तो प्रगतिवाद की विषय वस्तु यथार्थवादी या ठहराव युक्त है। तेवर या नज़रिया रोमानियत से युक्त है। प्रयोगवाद या नई कविता की विषय वस्तु रोमानी है और तेवर या नज़रिया गैर रोमानी है। तो फिर से बात करें, छायावाद की विषय वस्तु रोमानियत से युक्त है, तेवर या नज़रिया रोमानियत से युक्त है। प्रगतिवाद की विषय वस्तु यथार्थवादी या ठहराव युक्त है और तेवर या नज़रिया रोमानियत से युक्त है। प्रयोगवाद या नई कविता की विषय वस्तु रोमानी है और तेवर या नज़रिया गैर रोमानी है। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य का लेक्चर नंबर 119 यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 120। हाइकू एक है। चलिए हाइकू के बारे में पढ़ते हैं। हाइकू में पहला पॉइंट है, हाइकू एक जापानी काव्य प्रणाली है जिसका प्रभाव अज्ञे सहित हिंदी के कई कवियों पर पड़ा। दूसरा पॉइंट है, जापान के हाइकू काव्य में सामान्यता आध्यात्मिक अनुभूतियों और प्रकृति प्रेम की प्रबलता दिखाई पड़ती है। प्रायः क्षणिक अनुभूतियों को इसमें दर्ज किया जाता है। बौद्ध धर्म की विचारधारा का प्रभाव हाइकू पर स्पष्ट रूप से दिखता है। बौद्ध धर्म की विचारधारा का प्रभाव हाइकू पर स्पष्ट रूप से दिखता है। तीसरा पॉइंट है, सामान्यता हाइकू 3 पंक्तियों का होता है। हिंदी की हाइकू परंपरा में 5, 7 और 5 वर्णों की 3 पंक्तियों में रचित हाइकू को सामान्यता मान्यता दी गई है। फिर से पढ़ूंगा, सामान्यता हाइकू 3 पंक्तियों का होता है। हिंदी की हाइकू परंपरा में 5, 7 और 5 वर्णों की 3 पंक्तियों में रचित हाइकू को सामान्यता मान्यता दी गई है। हालांकि बहुत से कवि वर्णों की इस निश्चित संख्या को स्वीकार नहीं करते। चौथा पॉइंट है, अज्ञे ने हिंदी में हाइकू लिखने की परंपरा शुरू की, जिस पर उनकी जापानी यात्राओं और गेन बौद्ध मत का प्रभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए उनका एक प्रसिद्ध हाइकू है, उड़ गई चिड़िया कापी फिर धीर हो गई पति। 5वां पॉइंट है, हिंदी के अन्य हाइकू लेखकों में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और सुधा गुप्ता के नाम अग्रगण्य हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।
वाजपेयी के उदाहरण हैं आठों पहर, दौड़े बदहवास महानगर। और एक उदाहरण है परिचित हूँ जीवन के अंत से किंतु जीऊँगा। और सुधा गुप्ता का उदाहरण है हाइकू का मन मौजी है, जंगल को गाने दो अपना गीत। प्रयोगवाद। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद की उपलब्धियाँ। तो उपलब्धियों में पहला पॉइंट है स्वानुभूति पर बल, स्वानुभूति पर बल, बधी हुई विचारधाराओं से मुक्ति का ठोस प्रयास, बधी हुई विचारधाराओं से मुक्ति का ठोस प्रयास, प्रगतिवादी की तुलना में। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा और स्वाधीनता पर बल, जो समाजवाद के नारों में गुम सी हो गई थी। तीसरा पॉइंट है छायावाद और प्रगतिवाद से भिन्न, धरातल पर जाकर पहली बार गैर रोमानी भाव बोध पर बल। फिर से पढ़ूंगा छायावाद और प्रगतिवाद से भिन्न, धरातल पर जाकर पहली बार गैर रोमानी भावबोध पर बल, जिसने हिंदी कविता को क्लासिकी स्पर्श दिया। उदाहरण है सुनो कभी भावनाएं नहीं है सोता ... चौथा पॉइंट है हाइकू तथा छोटी प्रगीतात्मक कविताओं के काव्य रूप का विकास, हाइकू तथा छोटी प्रगीतात्मक कविताओं के काव्य रूप का विकास। पांचवा पॉइंट है उपमानों की नवीनता पर बल, उपमानों की नवीनता पर बल, जिन पर कविता की नवीनता टिकी होती है, जिन पर कविता की नवीनता टिकी होती है। छठा पॉइंट है प्रतीकों और लक्षणा शब्द शक्ति का सूक्ष्म प्रयोग, प्रतीकों और लक्षणा शब्द शक्ति का सूक्ष्म प्रयोग। सीमाओं में है सीमाएं। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद की सीमाएं। तो इसमें पहला पॉइंट है आरोप है कि भारतीय परिस्थितियों का कम प्रभाव है, पश्चिमी विचारधाराओं और स्थितियों का दबाव अधिक है। अस्तित्ववाद फ्रायड, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस इत्यादि। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की स्वाधीनता पर इतना अधिक बल है कि यह साहित्य अपनी सामाजिक जवाबदेही से दूर नजर आता है। व्यक्ति की स्वाधीनता पर इतना अधिक बल है कि यह साहित्य अपनी सामाजिक जवाबदेही से दूर नजर आता है। तीसरा पॉइंट है इस काव्य में सिर्फ शहर और महानगर की संवेदनाएं दिखती हैं, वह भी सिर्फ शिक्षित मध्य वर्ग की गांव, मजदूर और किसान इस काव्य की परिधि का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इस काव्य में सिर्फ शहर और महानगर की संवेदनाएं दिखती हैं, वह भी सिर्फ शिक्षित मध्य वर्ग की गांव, मजदूर और किसान इस काव्य की परिधि का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। अब हम देखते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की टकराहट। तो ये प्रिंटेड नोट्स में दिए गए अंतर से पहले इसको लिखना है, ठीक है। प्रयोगवाद प्रिंटेड नोट्स में दिए गए अंतर से पहले इसको लिखना है, फिर उसमें लिखना है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की टकराहट। तो इसमें है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद हिंदी काव्य इतिहास के दो क्रमिक आंदोलन हैं, जिनकी टकराहट उनकी मूल विचारधाराओं के स्तर पर है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है, इसलिए यह आंदोलन कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन जैसे विचारकों और ई.एम. फोस्टर, जॉर्ज लुकाच जैसे साहित्यिक सिद्धांतकारों की वैचारिकी का अनुसरण करता है। इसके विपरीत अज्ञे द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवाद पर कुछ अन्य विचारधाराओं का प्रभाव है। इन विचारधाराओं में फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र और हाइडेगर का अस्तित्ववाद, टी.एस. इलियट का नव्य अभिजात्यवाद,
D.H. लॉरेंस का उपयोगितावादी सुखवाद प्रमुख है। इन विचारधाराओं से बने विरोधी नजरिए के कारण प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में कई बिंदुओं पर टकराहट होती है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। अब लिखना है प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद में अंतर के 6 बिंदु लिखें। अब हम देखें, एक नया प्रश्न है, प्रयोगवाद आज के जीवन का सत्य है, आज भी प्रासंगिक है। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, समकालीन जीवन यद्यपि किसी एक विचारधारा या आंदोलन से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, फिर भी यह सच है कि आज के भूमंडलीकृत उपभोक्तावादी महानगरीय और मध्यवर्गीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में वह सत्य ज़्यादा प्रामाणिक नजर आता है, जिसे प्रयोगवादी काव्य की अंतर्वस्तु के रूप में देखा गया है। दूसरा पॉइंट में का पॉइंट है, प्रयोगवाद में विचारधाराओं की यांत्रिकता से युक्त प्रयोगवाद में विचारधाराओं की यांत्रिकता से मुक्त होकर स्वानुभूति पर बल दिया। प्रयोगवाद में विचारधाराओं की यांत्रिकता से मुक्त होकर स्वानुभूति पर बल दिया। 1960 के दशक तक आते आते विश्व के विचार जगत में यह बात मान ली गई कि अब विचारधाराओं का अंत हो गया, क्योंकि कोई भी विचारधारा संपूर्ण जीवन सत्य को नहीं पकड़ पाती। डेनियल बेल ने 1960 के दशक में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी में यही विचारधारा दिया था, जिसे 1980 के दशक में जीन फ्रांसिस लियोटार्ड ने महावृत्तांतों का अंत या द एंड ऑफ मेटा नैरेटिव्स कहा। इस अर्थ में प्रयोगवाद की यह घोषणा की वे प्रदत्त विचारधाराओं से बचकर अपने सत्य की खोज स्वयं करेंगे। आज का जीवन सत्य प्रतीत होती है। उदाहरण है, सीढ़ियों के फूटने का सुख ... खा पॉइंट है, प्रयोगवाद भावुकता का नहीं, गैर रोमानियत का आंदोलन है। इसकी प्रेम दृष्टि भी भावनाओं को नहीं, पारस्परिक जरूरतों को केंद्र में रखती है, जिसे आजकल उपभोक्तावाद कहा जाता है और जिसका जिक्र जैब बोंद्रा ने अपनी पुस्तक कंज्यूमर एज में किया है। वह भी प्रेम को उसी उपयोगितावादी नजरिए से देखने का आकांक्षी है। फूल को प्यार करो ... और झरे तो झड़ जाने फूल को प्यार करो और झरे तो झड़ जाने दो ... गा पॉइंट है, आज का समय व्यक्तिवाद का समय है, जो नव उदारवादी विचारधारा पर टिका है, जिसे मिल्टन फ्रीडमैन जैसे चिंतकों ने तर्कों की धारा है। प्रयोगवादी कविता भी व्यक्ति की सत्य और गरिमा की बात करती है। उदाहरण है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। घा पॉइंट है, आज का व्यक्ति पारलौकिक आध्यात्मिक विश्वासों से मुक्त है। आज का व्यक्ति पारलौकिक आध्यात्मिक विश्वासों से मुक्त है। उसे इस जीवन के पश्चात किसी जीवन में विश्वास नहीं है। वर्तमान क्षण को जी लेना ही आज का लक्ष्य है। प्रयोगवाद भी क्षणों में ही जीवन का सत्य तलाशता है। अंगा पॉइंट है, शिल्प के स्तर पर भी आज की कविता प्रायः वैसी ही है जैसे प्रयोगवाद की थी। पॉइंट है, छोटे आकार की कविता या हर तरह के शब्दों को खुला आमंत्रण। अगला पॉइंट है, छंद का निषेध।
और अगला पॉइंट है बिंब या प्रतीक का महत्व। अब हम देखते हैं नई कविता 1951 से 1960। तार सप्तक, तार सप्तक 1943 से है, 1943 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। दूसरे तार सप्तक में 7 कवि हैं जिनको याद करने की ट्रिक है। नरेश भवानी सिंह ने धर्म के लिए हरि रघु और शकुंतला की पूजा की। ट्रिक है, नरेश भवानी सिंह ने धर्म के लिए हरि रघु और शकुंतला की पूजा की। तो ये दूसरे तार सप्तक में 7 कवि हैं, उनको याद करने की ट्रिक है, जिसमें नरेश से नरेश ही है, भवानी से भवानी ही है, सिंह से सिंह ही है, ने से कोई नहीं, धर्म से धर्मवीर भारती है। देखिए, नरेश से नरेश मेहता है, भवानी से भवानी ही है, सिंह से शमशेर बहादुर सिंह है। फिर से बोलता हूँ, ट्रिक है, नरेश भवानी सिंह ने धर्म के लिए हरि रघु और शकुंतला की पूजा की। तो नरेश से नरेश मेहता है, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सिंह से शमशेर बहादुर समेश्वर बहादुर सिंह है, नहीं शमशेर बहादुर सिंह हैं, ने से कोई नहीं है, धर्म से धर्मवीर भारती हैं, के लिए से कुछ नहीं है, हरि से हरि नारायण व्यास हैं, रघु से रघुवीर सहाय हैं, और से कोई नहीं है, शकुंतला से शकुंतला माथुर हैं, की पूजा की से कोई नहीं है। तो कौन कौन है? नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, हरि नारायण व्यास, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर। ठीक। फिर छठवां दशक जो है, छठवां दशक यानी 20वीं सदी, उसमें नई कहानी या समीक्षा आई जिसे न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स ने प्रस्तावित किया। ठीक। अब हम देखते हैं नई कविता। इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक मुख्य धारा, एक अन्य धारा। तो मुख्य धारा जो है वो लगभग 80% है, उसमें अज्ञेय का नाम आता है और इसे व्यक्तिवादी धारा कहा जाता है। जबकि अन्य धारा जो है, जो 20% है, इसे समाजवादी धारा कहते हैं और इसमें मुक्तिबोध का नाम आता है। अब देखें अगर आधुनिक भावबोध, तो आधुनिक भावबोध में पहला पॉइंट है वेशभूषा या नाम, वेशभूषा या नाम। दूसरा पॉइंट है विचार। तीसरा पॉइंट है भावबोध यानी संदेह करना। तो आधुनिक भावबोध में पहला पॉइंट है वेशभूषा, दूसरा है विचार और तीसरा है भावबोध यानी संदेह करना। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 120 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 121 समकालीन कविता। तो समकालीन कविता जो है वो 1960 से आज तक को समकालीन कविता कहा जाता है। कुछ लोग इसे 1980 से मानते हैं। समकालीन कविता में आता है शठोत्तरी कविता। समकालीन कविता को ही शठोत्तरी कविता भी कहते हैं। इसमें आता है आ कविता जो कि 1960 से 1967 तक है, जनवादी कविता जो कि 1967 से 1980 तक है, और एक है नवगीत आंदोलन जो कि 1955 में है। अब देखते हैं आ कविता। तो आ कविता 1960 से 1967 तक है। इसमें युद्ध है। युद्ध किस चीज़ को लेकर है? तो युद्ध क्षणभंगुरता को लेकर है। पुरुष खत्म हो रहे थे, सेक्स रेशियो गड़बड़ हो रहा था, और इस समय हंगरी जनरेशन यानी अमेरिका में हंगरी जनरेशन यानी बेस्ट जनरेशन था, और जनरेशन बंगाल में विक्षुब्ध पीढ़ी यानी इन सब के प्रभाव से भारत में आ कविता आंदोलन उभरा। आ कविता आंदोलन कैसे उभरा? क्योंकि इस समय क्षणभंगुरता थी, पुरुष खत्म हो रहे थे, सेक्स रेशियो गड़बड़ हो रहा था, अमेरिका में हंगरी जनरेशन बढ़ रहा था जिसे बेस्ट जनरेशन कहते हैं, बंगाल में विक्षुब्ध पीढ़ी था। तो इन सब के प्रभावों से भारत में आ कविता आंदोलन उभरा। तो आ कविता में 3 कवि का नाम आता है जिनको याद करने की ट्रिक है विजप। विजप मतलब वी से गंगा प्रसाद बिमल, जा से जगदीश चंद्र माथुर और पा से श्याम परमार।
तो 3 कवि हैं गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चंद्र, श्याम परमार। गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चंद्र, श्याम परमार। ट्रिक है विजप। अब देखते हैं दूसरा है जनवादी कविता। जनवादी कविता जो है वो 1967 से 80 तक माना जाता है। इसमें है उदाहरण, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो उलझ कर रह गई है फाइलों की जाल में, जो उलझ कर रह गई है फाइलों की जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। ये जो था ये लोक प्रशासन के निबंध प्रयोग हैं, लोक प्रशासन के निबंध प्रयोग हैं। एक और उदाहरण है नागार्जुन का, काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। ये नागार्जुन ने लिखा है। एक और उदाहरण है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। अगला उदाहरण है विजय कुमार मादोस का। विजय कुमार मादोस का उदाहरण है, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। और तीसरा आंदोलन है नवगीत। नवगीत जिसे नवलेखन कहा जाता है। तो नवलेखन 1950 से 1960 के समय को कहा जाता है, जो कि 6वां दशक है। नवगीत में गैर रोमानी प्रभाव देखा जाता है, गैर रोमानी गीत हैं। नवगीत में गैर रोमानी गीत हैं। गीत जो है वो रोमानी है और नवगीत गैर रोमानी है। और गैर रोमानी में सत्य जो है वो गीतों में है। तो नवगीत जो है वो गैर रोमानी है, लेकिन इसमें जो गीत हैं वो रोमानी है। गैर रोमानी में जो सत्य है वो गीतों में है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 121 हिंदी साहित्य का यहीं पर समाप्त होता है।